सबसे महंगा आइटम कौन सा आया आज तक आपके पास? सिस्टम खरीदा था म्यूजिक का, उसकी कीमत थी तकरीबन 1.5 लाख रुपए। मैंने खरीदा एम्बेसी से वो 40,000 रुपए में, और मैंने वो बेचा 80,000 रुपए में। सबसे सस्ता आइटम मैंने खरीदा 100 रुपए में, और वो मैंने बेचा 10,000 में। अच्छा, आपके पास कभी कुछ यूनिक आइटम आया है? एक लेडी थी, टर्किश लेडी, उसने हमारे यहाँ तो भाई बच्चों को दूध पिलाते हैं सीधा, उसके बाद मशीन थी दूध निकालने वाली, फिर बोतल में भर के बच्चों को पिलाने वाली, वो उस मशीन को भी बेच के गई है यहाँ पे। अच्छा, कभी कुछ ऐसी चीजें आई है जो थोड़ा सा हॉरर हो? ये अफ्रीका के जादू, ब्लैक जादू, इस टाइप की चीजें नहीं होती, ब्लैक मैजिक वाले ऑक्शन में भाई, जो आपने जिंदगी में सोचा नहीं वो कुछ भी आ सकता है ऑक्शन में, ऐसी होती है ऑक्शन। नीलामी का जो सामान होता है वो सामान लेना सेफ है या रिस्की? नीलामी का सामान लेने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये नंबर 1 की चीज है। अच्छा, कोई एंटीक आइटम जो होता है तो उसका आप डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है, कैसे पहचान करते हो आप? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आयान, आपका दोस्त और होस्ट। स्वागत है आपका एक और धमाकेदार एपिसोड में। आज का जो एपिसोड है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे गेस्ट हैं जिनकी लाइफ का 2 एक्सट्रीम ट्रैक है। पहला है हिमालय की ठंडी हवाओं से निकलता हुआ स्पीति वैली का एडवेंचर राइड, और सेकंड है बाजार के गर्म हवाओं से निकलता हुआ ऑक्शन का दाम। एक राइडर, एक ट्रेडर और एक ऐसी अनकही कहानियां जो शायद आपके दिल को छू सकते। तो चलिए मिलते हैं आज के हमारे गेस्ट से, प्रेम भाई से। कैसे हैं सर आप? बढ़िया बढ़िया, नमस्ते भाई, नमस्ते। ओके, तो शुरू करते हैं, जहां बाइक और बिडिंग दोनों का एक अलग ही जज्बा है। सबसे पहले प्रेम भाई, आप अपने बारे में कुछ बता दो जरा हमारे व्यूअर्स को। भाई मेरा नाम प्रेम है और मैं राइडर बनाऊं ताजा, और साथ में ताजा हूँ, छोटा वाला राइडर हूँ। साथ में इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ, वो मेरा पेशा है पिछले 20 साल से। और एक मेरा ऑक्शन का काम है, मैं रोज यूट्यूब पे अपने चैनल पर लाइव ऑक्शंस करता हूँ इम्पोर्टेड गुड्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स, घड़ियाँ, कपड़े, जो भी आ जाता है तो वो ऑक्शन करता हूँ, डिप्लोमेट लिविंग सेल का। ये जो इन्होंने कहा था कि हम ताजे राइडर है, ताजे सिर्फ राइडर, कहानी इनका बड़ी ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग होने वाली है। बहुत कुछ कर रखा है इन्होंने, आई थिंक शायद मैंने भी नहीं किया वो सब कुछ। अच्छा, आपको राइडिंग का शौक कब हुआ और कैसे हुआ था? ये राइडिंग का शौक तो भाई 1-1.5 साल पहले, लास्ट ईयर जब हम लोग स्पीति गए थे, वो मेरी पहली राइड थी और वही मेरी पहली बाइक थी। पिछले 7-8 सालों में मैंने बाइक चलाई नहीं कभी। अच्छा। तो मैंने किसी यूट्यूब पे किसी राइडर की एक वीडियो देखी, तो मैंने 2-3 बार उसकी वीडियो देखी, तो उसमें देखा भाई वो भी बाइक चला रहा है, उसके साथ एक लेडी है वो भी बाइक चला रही है, और भाई वो ऐसे ले जा रहे हैं पहाड़ों में चलाते हुए। तो फिर यार मेरे को लगा, शर्म आई कि यार जब लड़की चला सकती है मैं नहीं चला सकता। तो इस चक्कर में मैंने बाइक खरीद ली, और बाइक खरीद के मैंने कहा भाई अब देखेंगे। भाई मैंने बाइक वो रोड पे मुश्किल से 10-50 किलोमीटर चलाई होगी, और साथ एकदम से मेरे को टूर मिल गया। वो अपने गए थे स्पीति, वो पहला लाइफ का टूर था स्पीति में। भाई बाइक चलाने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि मैं तो राइड के लिए बना हूँ भाई। मैंने भाई तब से राइड शुरू कर दी। अच्छा, आपने राइडिंग ये सोच के तो नहीं आपने स्टार्ट किया कि भाई उसके साथ लड़की थी, मेरे साथ भी कहीं आ जाएगी? ना, अरे नहीं यार, मेरे को भाई ईगो हर्ट हो गई ना। अच्छा, कि भाई लड़की कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? चाहे बेशक मैं बुढ़ा हूँ, फिर भी क्या होगा। क्या एज है आपकी? मेरी 48 है भाई। 48 में इन्होंने राइडिंग स्टार्ट करी यार। और आज की पता नहीं हमारे जैसे यंग जनरेशन को क्या हो गया, राइडिंग का नाम सुनते ही बहुत दूर हो जाते हैं। पता नहीं क्या रीजन है, लोग पसंद ही नहीं करते। एक्चुअली में राइडिंग करनी चाहिए, बाहर निकलो, एक्सप्लोर करो यार, बहुत कुछ है। स्पीति के राइड के दौरान कभी कोई ऐसा यादगार मोमेंट है आपका जो हाँ यार ये मैं भूल नहीं सकता, मेरी लाइफ का फर्स्ट राइड थी और ये मेरे साथ ऐसा हुआ? भाई देखो, स्पीति की राइड के ना बहुत सारे मोमेंट हैं। ठीक है, जैसे तुम लोगों का कलेश, ठीक है। और मेरा दवाई एक ही वो रूल था कि जो 2 ग्रुप बन चुके थे, आपको पता है, फिर मैं देखता था जो ग्रुप भारी है मैं तो उसके साथ तो एक तो वो था। लेकिन अगर मैं सीरियसली बोलूं ना भाई, जो लास्ट वाला दिन था ना काजा से और मनाली, भाई साहब उस चीज ने ही मेरे को बोला कि भाई राइड करनी है। अच्छा। क्योंकि वो जो एडवेंचर था ना, मैं असलियत में बताऊं, मैंने जैसे बाइक नहीं चलाई बताया, लेकिन तब मुझे ऐसा लगा कि यार बाइक चलानी चाहिए।
और लोगों को ये चीज देखनी चाहिए। आप कार से नहीं देख सकते वो चीजें, ठीक है ना, आप बाइक से जाओगे तो ही वो उन चीजों का जो प्रकृति का नजारा है ना उसका मजा तभी ले पाओगे। तो भाई वो मेरे को तब भी कभी भी याद आती है ना स्पीति की राइड, तो मेरे को सीधा वही सीन नजर आता है भाई, ये दोनों तरफ बड़े बड़े पहाड़ और बीच में से जा रहे हैं। और फिर मैंने सीन आपको जो अभी बताया कि क्या हुआ भाई, रुक गए थे, ठीक है ना, तो वो एडवेंचर आप और कहीं नहीं, गिर गए भाई, बर्फ में गिर गए, सारे के सारे गिरे, बस एक नहीं गिरा। लेकिन भाई तसल्ली तब होती है कि जब सब गिर जाए ना तो ठीक है, अगर कोई ना गिरे ना भाई बेइज्जती होती है यार, ये नहीं गिरा, तो सब गिरे तो ये तसल्ली रहती है भाई, ठीक है कोई एक दूसरे की टांग नहीं खींचेगा। तो सब गिरे। स्पीति का जो रोड है बहुत टफ होता है, तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या आया था? सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जिस दिन हम लास्ट वाले दिन सुबह निकले थे ना 9 बजे, हमें ये तो पता था कि भाई हमें 150 किलोमीटर चल के मनाली जाना है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि बीच में क्या क्या चीज आने वाली है। और भाई ना चाय पानी की दुकान है, सिर्फ एक ही दुकान पड़ती है, उसके बाद तो आपको कहीं मिलेगी नहीं। तो वो चैलेंज ये था कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको मनाली तक पहुंचना ही पहुंचना है। अगर आप रास्ते में कहीं रह गए तो भाई ना कोई बचाने वाला है, क्योंकि वो ऐसा रोड तो है नहीं कि भाई लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि आपको हर हालत में वो 150 किलोमीटर करने ही करने थे। तो जब भाई ऐसी चीज हो ना, तो मेरे को तो अपना वो है कि जब टारगेट मिला है ना तो भाई मजा उसी में है, चाहे करना ही करना है। अब भाई अंधेरों में भी देख, चश्मा लगा के, वैसे ये होता है कि भाई सामने से लाइट आती है दिखता नहीं है, लेकिन वो जो पैशन होता है ना राइडर का, वो पैशन पता नहीं कहाँ से आपकी रोशनी भी बढ़ा देगा, आँख की सब चीज कर देगा, आपको ले जाएगा बस। तो भाई वो चीज थी। यदि वो एक वर्ड में डिफाइन करना हो तो क्या कर पाओगे? भाई एक वर्ड में पता नहीं कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि भाई जो आदमी बाइक खरीद रहा है ना, पैसे लगा रहा है और राइड करने का उसके मन में है, तो भाई स्पीति से बढ़िया जन्नत राइड कहीं नहीं है। इतनी वैरायटी है वहां पे, पक्के रोड भी हैं, कच्चे रोड भी हैं, पहाड़ भी हैं, बर्फ भी है भाई, और जंगल भी है, ममीज भी है, मतलब हर चीज है वहां, आपको वहां सब कुछ मिलेगा। सुसाइड करनी है तो वो भी है वहां पे पॉइंट। अच्छा, हर ग्रुप में एक ऐसा बंदा होता है जो दो तरफ की बात करता है, जैसे आपने कहा था कि 2 ग्रुप बन गए थे। हाँ, तो आपके ग्रुप में, हमारे ग्रुप में आपको ऐसा लगा कोई ऐसा बंदा जो दोनों तरफ की चाटता है? हाँ भाई देखो, एक ऐसा होता है ना भाई न्यूट्रल, उसको मैच्योर भी कहते हैं भाई। अगर वो ना संभाले ना तो भाई कपड़े फट जाए वहां। अच्छा, तो ऐसे हमारे पाजी थे जो बिल्कुल शांत रहते थे, लेकिन भाई कौन पाजी, नाम बताओ? अरे जैज पाजी। अच्छा, जैज की बात कर रहे हो क्या? जैज इतना शांत था, वो यहाँ से सुन के आ रहा है कि तुम लोग उनको गालियां दे रहे हो, फिर वहां सुन रहा है कि वो लोग उनको गालियां दे रहे हैं, और बस वो बेचारा शांत है, किसी से ये नहीं कहता था वो गाली दे रहे हैं। अगर कल उसको पूछते भी थे ना भाई वो कुछ कहने, नहीं सर वो तो अपना काम कर रहे हैं। मतलब ऐसा अगर बंदा ना हो ना, मैं वाकई बता दूं स्पीति राइड पे क्या हुआ था, वहां हो जाता कुछ ना कुछ कांड। अच्छा, हाँ, लेकिन मैं ऐसा था कि मैं ये देखता था कि किस टीम का पलड़ा भारी है, मैं भाई वहां जाके बैठता था। मेरा सिंपल रूल है भाई, क्या भी बल्ला भारी उसी के बस वहीं जाके बैठ जाओ। ओके गुड। ये थी इनके स्पीति का कुछ एडवेंचर राइड का कुछ शॉर्ट स्टोरी। तो बस मेरा इतना ही कहना है कि थकन से ज्यादा जज्बा हो जहां, वही रास्ते मंजिल बन जाते हैं। तो चलो हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारा जो मेन है, जो टॉपिक है ऑक्शंस के बारे में, नीलामी पर हम बात करने वाले हैं, जो कि आज तक ऐसा कोई भी आई थिंक शायद हो भी सकता है, बट मैंने नहीं देखा लिटरली, और मुझे खुद भी नहीं पता, इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं है। तो आज हम उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं और अपने गेयर को चेंज करते हैं। स्पीति के बाद चलते हैं डायरेक्टली ऑक्शन के मार्केट में, और यहाँ भी थ्रिल कम नहीं है, बस बाइक के बदले बिडिंग काम करती है। तो चलो सर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप बताइए अपने ऑक्शंस के बारे में कि आपने ऑक्शंस कैसे ज्वाइन किया, कहाँ से मिला लिंक आपको, और आप अकेले काम करते हैं, कोई कंपनी है आपकी, कोई संस्था है जो चलाती है, करती है काम, कुछ बताइए जरा इसके बारे में। वैसे तो मेरी कंपनी, मैंने ये ऑक्शन के लिए स्पेसिफिकली जीएसटी लिया और फिर कंपनी बनाई। हाँ, तो मैंने स्टार्ट करी एयरपोर्ट की ऑक्शन से। अच्छा, मतलब एयरपोर्ट पे जैसे DHL हो गया या DCDC, ये जो कोरियर कंपनी है ना, वो बाहर से जैसे D2DC। हाँ, तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे बाहर से किसी ने सामान भेजा, अमेरिका से आपके भाई ने सामान भेजा,
अब वो आप यहाँ पे नहीं छुटा पाए, या उसने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे के भेज दिया कि भाई इसमें कुछ चीज़ है, यहाँ पर आगे पता चला वो कुछ और चीज़ है, तो उसको कस्टम डिपार्टमेंट सीज कर लेता है। फिर उसको 2-3 महीने वेट करते हैं, उनसे अगर पेपर नहीं पूरे होते तो उसका वो ऑक्शन कर देते हैं। तो ऑक्शंस में जैसे जिन लोगों ने वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा रखा है वो जाके उसमें पार्टिसिपेट करके वो सामान खरीद सकते हैं। अच्छा। तो मैं पहले एयरपोर्ट से लेता था सामान और फिर उसको आगे बेच देता था। तो आपको वहाँ पर मतलब अगर आपके पास पैसा है और टाइम है और आपके पास सेल्स का चैनल है कि आप बेच सकते हो, तो वहाँ पर आपको बहुत सस्ता सामान मिल जाता है। सारा इम्पोर्टेड होता है, वो सामान आपको इंडिया में मिलेगा ही नहीं, वो सब इम्पोर्टेड आता है, तो अच्छा। सस्ता मिल जाता है काफ़ी। अच्छा, आपने जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया है, क्या नाम है आपकी कंपनी का? मेरी कंपनी का नाम प्रेम कुमार एंड कंपनी है और उसी नाम कंपनी का नाम ही यही है। अब मेरे को भाई मैं जीएसटी बनवा रहा था तो मुझे ये नहीं पता था कि भाई कंपनी का नाम देना पड़ेगा, मेरे को कुछ सूझा नहीं, मैंने कहा भाई प्रेम कुमार एंड कंपनी। मैं भाई बड़ा सिंपल आदमी हूँ। ओके। अच्छा, आपके टीम में कितने लोग काम करते हैं? ऑक्शंस में भाई मैं अकेला आदमी हूँ। अच्छा। और मैं वैसे मेरे साथ जो सेलर जुड़े हुए हैं वो 5-6 सेलर हैं, जो अपना जैसे ये एक घड़ी वाला सेलर है वो गुजरात से जुड़ा हुआ है, एक दिल्ली से सेलर जुड़ा हुआ है, दिल्ली से एक और सेलर जुड़ा हुआ है, और एक अभी नया और जुड़ा है। तो मेरे पास 5 लोग हैं जो मेरे को सामान देते हैं और वो सामान मैं अपने डेली यूट्यूब लाइव पे सेल करता हूँ। अच्छा, आपके अलावा और भी लोग ऑक्शंस करते होंगे? बिल्कुल। वैसे दिल्ली में मेन 3-4 ऑक्शनर हैं जो मतलब मैं छोटी ऑक्शन की बता रहा हूँ जो डेली होती है। जैसे ये अपना लोग जैसे जैपनीज आए यहाँ पे, होंडा की कंपनी है तो उसके कोई बड़ा अफसर आया, कुछ 2 साल के लिए यहाँ रुका, फिर यहाँ से अपने जाएगा देश, तो वो अपना सारा सामान सेल करके जाते हैं। तो वो जो सामान है वो किसी ऑक्शनर के थ्रू सेल करवाते हैं। अच्छा। तो वो ऑक्शनर लोगों को बुलाएगा, भाई आ जाओ सामान सेल हो रहा है, फिर वहाँ बिडिंग कराएगा कि भाई ये सामान है इसकी लगाओ आप बिडिंग, तो जो भी बिड आती है उसके ऊपर वो सामान बेचते हैं। तो ऐसे बिडिंग कराते हैं 4-5 ऑक्शनर हैं। तो इसमें कमीशन आप लोगों का भी होता है? उसमें नहीं, उसमें ऑक्शनर का कमीशन होता है, मतलब अच्छा। जितने की भी टोटल सेल होगी उस पे ऑक्शनर टू ऑक्शनर कोई 5% लेता है, कोई 10% लेता है, तो अलग अलग हिसाब है। अच्छा, ऑक्शन स्टार्ट करने के लिए कोई परमिशन लेनी पड़ती है किसी से क्या? एक्चुअली ऑक्शन स्टार्ट करने के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। ऑक्शनर एक तरीके से इंटरमीडिएट होता है, तो हाँ दलाल कह लो आप, तो वो अपनी कमीशन लेता है उस चीज की। अच्छा। अब जितना बड़ा ऑक्शनर, जितना बड़ा उसका ग्रुप, उतनी ज्यादा उसकी कमीशन। तो इस तरीके से होता है। लाइसेंस वाइसेंस इंडिया में अभी वैसा कुछ है नहीं। अच्छा। हाँ। सेलर को कोई पेपर्स वगैरह कुछ ऐसा कोई एग्रीमेंट करते हैं? जो सेलर होता है ना, जैसे ये अपने जापानीज होते हैं या अमेरिकन होते हैं, जो भी अब वो ऑक्शनर को बुलाते हैं, उनको सामान दिखा देंगे, ये सामान है मेरा, आप बिकवा दो। होती होगी तो इंटरनल ये होती होगी कि भाई मैं लोगों को बुलाऊंगा, फिर जो भी बिडिंग आएगी आपको उतने में सामान देना पड़ेगा। तो ये एक होता होगा, वो भी मतलब वर्बली होता होगा, उसका कोई पेपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि सेलर मना कर सकता है भाई मुझे नहीं देना इतने में सामान। मान लो उसका 10,000 रुपये का सामान है, बिडिंग 4,000 रुपये की आई है, तो वो तो नहीं देगा, मना कर देगा। ऑक्शंस वगैरह, नीलामी वगैरह कुछ फेक भी होती है क्या? नहीं, फेक नहीं होती, बस ये होता है जैसे मैसेज आया कि भैया यहाँ ऑक्शन हो रही है, लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन है, ये है वो, तो उसमें से ये हो सकता है कि कुछ आइटम हो ही ना वहाँ पे, या फिर आप सोच के जा रहे हो कि भाई अमेरिकन की सेल है, अमेरिका का आदमी जा रहा है, आप सोच के जाओगे भाई ये मिलेगा वो मिलेगा, वहाँ वो ऐसा कुछ मिले ही ना, हल्का फुल्का सामान मिले। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, ये जो विदेशी लोग होते हैं ना, ये भी भाई चालाक हो गए, यहीं से सामान खरीद लेते हैं और हम सोचते हैं अरे जापानीज बेच रहा तो जापान का होगा, वो इंडिया के सामान को, सस्ते सामान को महंगा खरीद लेते हैं। अच्छा। तो इन सब चीज़ों का भाई खरीदने से पहले ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, आप कैसे कंफर्म करते हो कि आइटम जो है वो लीगल है या इलीगल है? वैसे तो ऑक्शन में जो हम जाते हैं, हमने देखा है जो ये डेली ऑक्शन होती है जापानीज वगैरह की, रशियन की, ये लोग दारू भी बेचते हैं। अच्छा। हाँ, अब दारू वैसे तो लीगल नहीं है, लेकिन वो ऑक्शन क्या होती है कि भाई जैसे उसका घर है, उसने रेंट पे लिया हुआ, अब अपने घर के अंदर बेच रहा है जो सामान है, हाँ, तो वो दारू बेच रहा है तो बिक रही है। अदरवाइज वैसे तो ऐसे दारू बेचना इलीगल है, लेकिन बाकी लीगली सामान बिकता है, सारा जो घर का सामान होता है वो सब बिकता है, लीगली होता है। अच्छा, ऑनलाइन कुछ ऑक्शंस वगैरह होता है जैसे आप भी करते हैं ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग पे, तो उसमें कुछ फेक या फ्रॉड का कुछ सिचुएशन बनता है? देखो, इसके लिए ऐसे पता लगाना भाई बड़ा मुश्किल है। अब असली कहानी है कि जैसे मैं करता हूँ, तो मैं तो अपने व्यूवर्स को बता रखा है भाई मेरे ये घर का एड्रेस है, आपको सामान लेने आना है, मेरे घर आ जाओ, ले जाओ,
पहले मत दो पैसे, मेरे घर आ जाओ, सामान चेक कर लो, ले जाओ। तो अगर आपको ऐसे कोई बता रहा है तो ये है कि भाई जेन्युइन है। अब ये भी है, मेरी ऑक्शन से लोग बेंगलोर से भी सामान खरीदते हैं, तो मैं सबसे पहले उनको बोलता हूँ भाई मत खरीदो एकदम से, पहले देखो जो लोग लाइव में आए हैं उनका रिव्यू ले लो कि भाई वो क्या कह रहे हैं, फेक है या नहीं है। क्योंकि ऐसे एकदम से किसी से सामान पैसे दे देना, क्योंकि मैं तो भाई पैसे पहले लेता हूँ। अच्छा, सामान खरीदा, बिड हुई, पैसे दे दो, आपका सामान मैं भेज दूंगा। हाँ, मेरी इतनी गारंटी होती है भाई, 100% मनी बैक गारंटी है। आपका सामान फेक निकले, जो मैंने बताया वो ना निकले, तो भाई मैं बगैर किसी क्वेश्चन के पैसे वापस कर देता हूँ। और ये भी रिव्यू आप लाइव पे आके पूछ सकते हो कि भाई किसी का कुछ पैसा नहीं रोका मैंने। मान लो किसी को कोई सामान बेचा, उसने कहा जी ये सामान फेक निकला, तो ठीक है भाई, दे दो आप सामान, पैसे वापस। अच्छा जी। हाँ। अच्छा, जैसे आपने नया नया स्टार्ट किया था, जब स्पोर्ट वगैरह पे गए थे, तो कभी आपके साथ फेक बिडर स्कैम हुआ? फेक बिडर स्कैम तो होते हैं भाई। अच्छा। हाँ, वो तो आपकी जो मैंने ये डेली ऑक्शन बताई ना, इनमें भी होते हैं। अच्छा। जैसे होता क्या है कि ऑक्शनर के भी कुछ हो सकते हैं बंदे अपने, तो अब ऑक्शनर को पता है यार इसकी बिड तो आ ही नहीं रही है, लेकिन मेरे को बेचना है ये ज्यादा, तो वो अपने बिडर उसका लगा देगा, उससे ज्यादा वैल्यू बुला लेते हैं। फिर मजबूरी में दूसरे को उससे ऊपर जिसको लगानी चाहिए पड़ेगा। होगा। हाँ, तो ये होते हैं, बट बहुत ज्यादा नहीं है, ये चीज कम ही है। Okay. वो आप आइडेंटिफाई कर लोगे एक दो ऑक्शन में कि भाई यही बंदा है जो बार बार रेट बढ़ा रहा है। हाँ, तो पता चल जाएगा। Okay. अच्छा, ऑनलाइन और ऑफलाइन ऑक्शन में सबसे बड़ा डिफरेंट क्या होता है? ऑनलाइन और ऑफलाइन का जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि भाई जो ऑफलाइन ऑक्शन हो रही है, जहां पर आप साइट पर खड़े हो, वहां आपको पता है कि इस बंदे ने 100 लगाए हैं, इस बंदे ने 200 बिड लगाई है, इसने 300 बिड लगाई है, तो आपको पता है कि कौन बिड लगा रहा है। ऑनलाइन ऑक्शन में आपको कुछ नहीं पता कि जो बिड ये बढ़ रही है उसको कौन लगा रहा है, या वहां पर कितने बंदे ऑनलाइन ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऑफलाइन में तो आपको पता है भाई 10 बंदे हैं तो 10 लोग बिड लगा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन ऑक्शन हो रही है उसमें आपको कुछ नहीं पता कि कितने बंदे हैं। मतलब मैं यूट्यूब वाली ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा, मैं जनरली जैसे ये जो लिस्टिंग होती जो है, MSTC की होती है, जो एयरपोर्ट की होती है, ये सब ऑनलाइन होती हैं। अच्छा, तो वहां आपको ये नहीं पता कि इस पे कितने लोग बिड लगा रहे हैं, कौन हो सकता है कि आपका ही कोई दोस्त उसी आइटम पे बिड लगा रहा हो जिस पे आप लगा रहे हो। लेकिन यही चीज अगर ऑफलाइन में हो रही है, हम दोनों गए हैं, तो आप भी यही खरीदना चाह रहे हो, मैं भी, तो मैं आपसे कहूंगा यार तू रहने दे, मैं खरीद लेता हूँ, तो वहां बिड नहीं बढ़ेगी। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो आप YouTube पे जो लाइव ऑक्शन करते हो उसका प्रोसेस क्या होता है, नीलामी का? उसका जनरली है कि मैं YouTube पे रात को 9 बजे लाइव करता हूँ, फिर जैसे डेली। अच्छा। हाँ, तो ये दिखा दूंगा कि भाई ये घड़ी है, इसके बारे में बता दूंगा, सीको की प्रॉस्पेक्ट्स है, ये नई घड़ी 1,20,000 रुपए की आती है, यूज्ड है, ठीक है, यूज घड़ियाँ सारी यूज्ड हैं ज़्यादातर, जो नई होगी नई बता दूंगा, कंडीशन बता दूंगा, भाई स्क्रैच है नहीं है, ऐसे है। उसके बाद बोल दूंगा भाई किसी का अगर बेस प्राइस है कि भाई इसका बेस प्राइस इतना है, 3,000 है, 5,000 है, उसके ऊपर जो भी रेट आएगा, अगर मान लो एक ही बिड आई, उतने की आई जो बेस प्राइस है, तो उतने में भी दे दूंगा, या उसके ऊपर बिड आई किसी ने वो और 100 बढ़ाए, तो जो हायर बिडर होगा उसको दे दूंगा। फिर भी मैं एक फेयर रखता हूँ कि भाई अगर 3,000 रुपये बेस प्राइस रख रहा हूँ, तो 4,000 से ज़्यादा कोई जाएगा भी तो मैं नहीं, 4,000 तक दे दूंगा, क्योंकि मेरा मोटिव है भाई अच्छी चीज़ें और सस्ते दाम में। क्योंकि भाई 3,000 रुपये में तो सेलर बेचने के लिए तैयार है ना, उसको 3,000 मिलेंगे तब भी ठीक है। तो जो मेरे यहाँ यूट्यूब पे आ रहा है देखने के लिए, मैं क्यों उसको लुटवाऊँ? मेरा मोटिव है कि उसको फिर 3,000 3,500 में मिल जाए, ताकि जो सेलर है वो मेरी कमीशन भी दे दे मेरे को और उसको भी दुख ना। अच्छा, इसमें एक सीक्रेट है कि जिसमें मान के चलो कोई 3,000 की चीज़ 4,000 में आपने बेच दी है, ठीक है, राइट? तो इसमें जो ऊपर का जो कमीशन है, एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट है, वो सेलर का होगा या आपका होगा? नहीं, मेरा सिर्फ मेरी फिक्स है कमीशन। अच्छा, आपका कमीशन फिक्स है? मेरी 10% सेल वैल्यू पे है। अच्छा, तो अब चाहे वो 3,000 की बिके तो मेरे को 300 मिलने, 4 की बिकेगी तो 400 मिलेंगे। अब मैं अगर 4,000 की बिकवाऊंगा तो मेरे को तो 100 रुपये बढ़े, लेकिन सेलर को 900 रुपये गए। तो मैं सोचता हूँ सेलर को 900 क्यों दूं, मैं अपने बायर को ना बेनिफिट पहुंचाऊं, इसलिए ज्यादा बिड भी नहीं करा, फटाक से 1-2-3 करके ले भाई तुम ले लो, ऐसे देता हूँ। फिर लड़ाइयाँ भी होती हैं कि भाई हमें नहीं दिया, उसको दे दिया, और लोग सोचते हैं कि मैं किसी को फेवर कर रहा हूँ। स्ट्रीमिंग पे जो आप नीलामी करते हो या ऑक्शंस करते हो, तो उसका पेमेंट प्रोसेस और डिलीवरी प्रोसेस कैसा होता है? क्या हैंडल करते हो, कैसे करते हो? देखो, मैं ऑक्शन जब कर रहा हूँ उसी टाइम फाइनल करता हूँ। जैसे किसी भाई ने बिड लगाई, उसने उसके ऊपर कोई बिड नहीं आई, तो मैं उससे बता दूंगा भाई इतने की बिड है, तुम डन कर रहे हो। वो अगर डन लिख देगा, डन मेरा, ठीक है, तो मैं उसको एक UPI ID दे देता हूँ कि भाई यहाँ पेमेंट कर दो, मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दो और अपना एड्रेस भेज दो, मैं आपको भेज दूंगा। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि ठीक है भाई तुम्हारा डन है,
अगर तुमको डाउट है कि भाई पहली बार आए हो तो मेरे घर का एड्रेस ये है, आप यहाँ आ जाना, सामान देख लेना, चेक कर लेना, कैश दे देना, ले जाना। और नहीं तो मैं कोरियर करा दूंगा, तो मैं ऑप्शन देता हूँ, पोर्टर भी करा देता हूँ। जैसे आपने बताया कि लोग लेते हैं आपसे, परचेज करते हैं, तो सिंपल सी चीज़ है कि बायर को आइटम लेने से पहले वेरीफाई करना चाहिए उन्हें कि क्या है, कहाँ से है, कैसे है, कुछ ऐसा। देखो भाई, जो खरीद रहा है उसको सबसे पहले जिस आइटम को वो खरीद रहा है उसके लिए अच्छी तरीके से रिसर्च करनी चाहिए कि मैं जो ले रहा हूँ या मैं जो बता रहा हूँ। देखो, बेचने वाला हमेशा अपनी चीज़ को अच्छा बताएगा, ठीक, लेकिन खरीदार को अपने विवेक का, बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए ये बिल्कुल क्रॉस चेक करना चाहिए कि ये सही बता रहा है कि नहीं बता रहा। मैं तो अब भाई बेचने से पहले लोगों को बोलता हूँ कि आप खरीदने से पहले देखो भाई, ये चीज़ है, आप आराम से टाइम ले लो, सर्च कर लो कितने का आ रहा है, कैसे आ रहा है, फिर ले लो। कई बार होता क्या है कि मान लो सेलर ने मेरे को बोला भाई ये तो 4,000 रुपये का है। अब जब लोग सर्च करके मेरे को बताते हैं कि सर जी ये तो ऑनलाइन ही 4,000 रुपये का आ रहा है नया, तो मैं मना कर देता हूँ। मैंने कहा ठीक है, नहीं बेचूंगा ही नहीं मैं इसको। भाई मेरा मोटिव ये है कि जो चीज़ आपको ऑनलाइन 10,000 रुपये की मिल रही है और वही नई चीज़ मैं आपको अगर 5,000 तक दे सकता हूँ तो ही आप लो। अच्छा, हाँ, मैं अगर ऑनलाइन 10 की मिल रही है तो फिर भाई मेरा बेचने का क्या फ़ायदा होता है। तो ये है कि भाई नई चीज़ वहाँ 10 की मिल रही है, मैं आपको 5,000 रुपये की अगर अरेंज करा पा रहा हूँ तो भाई ले। अच्छा, आप बायर्स को इंस्पेक्शंस का चांस देते हो? देखो, हमारी ऑनलाइन ऑक्शन में क्योंकि हम रात को 9 बजे करते हैं तो इंस्पेक्शन का चांस नहीं देते, बट हम उनको पूरी प्रोडक्ट को दिखा देते हैं, वीडियो फोटो बना के या हाथ में करके इंस्पेक्ट दिखा देते हैं। जो इंस्पेक्शन होती है जनरली ऑफलाइन ऑक्शंस में, कि जहाँ पर लोग जा रहे हैं, खुद सामान देख रहे हैं कि भाई ये क्या रखा है, वहीं पर होती है। ऑनलाइन ऑक्शंस में फिजिकल इंस्पेक्शन पॉसिबल ही नहीं। हाँ। अच्छा, तो आप ऑफलाइन भी तो करवाते हो? हाँ, जब ऑफलाइन ऑक्शन होती है तब तो उनको पूरा टाइम दिया जाता है कि भाई आप आओ, आधे घंटे पहले आओ, एक पूरा अच्छे से सर्च करो, देखो, फोटो खींचो, प्रोडक्ट को चेक करो और फिर लो। अच्छा, ये नीलामी में आने वाला सामान मोस्टली ये कहाँ से आता है? देखो, नीलामी में कई तरीके की नीलामी है। एक तो जैसे मेरे जैसे लोग एयरपोर्ट से खरीदा फिर उसकी ऑक्शन कर दे रहे हैं, कुछ एम्बेसी से डायरेक्ट खरीद लेते हैं, यूएस एम्बेसी, कनाडा एम्बेसी, सिंगापुर एम्बेसी, ये लोग बेचते हैं, वहाँ से खरीद लेते हैं, फिर ऑक्शन करते हैं। अभी लोगों को ज़्यादा पता ही नहीं है कि यहाँ पर कैसे पार्टिसिपेट करें, कैसे जाएं, तो लोग जा नहीं पाते। जब मेरे जैसे लोगों को पता है तो वो लोग चले जाते हैं। लेकिन मैंने तो अब अपने चैनल पे मैं सबको जानकारी देता हूँ, भैया कैसे जाना है, कहाँ जाना है, डायरेक्ट खरीदना है, जाओ। अच्छा, हाँ, मैं जानकारी देता हूँ, सब कुछ बता देते हो। अच्छा, आपके पास बैंक से भी कोई सामान वगैरह आता है, पुलिस की तरफ से कुछ आता है नीलामी के लिए, ऐसा कुछ आता है? नहीं, ये जो बैंक वाली ऑक्शन या रिकवरी वाली जो ऑक्शन है ना, ये अब चली गए सब MSTC के पास। अच्छा, MSTC का फुल फॉर्म? MSTC का फुल फॉर्म तो भाई मेरे को नहीं पता, लेकिन MSTC एक गवर्नमेंट की कंपनी है। ओके। वो अब जितनी भी सरकारी ऑक्शंस होती हैं वो सब MSTC के थ्रू होती हैं। एयरपोर्ट की ऑक्शन MSTC में होती है। ये कंटेनर की आपने ऑक्शन सुना होता है, भाई कंटेनर बिकते हैं, वो MSTC में होते हैं। इवन जैसे कुछ सरकारी कंपनियां होती हैं, इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं ना, जब एक्सीडेंट की गाड़ियां उनके पास इकट्ठी हो जाती हैं, वो क्लेम दे देते हैं, तो वो सारी गाड़ियां भी MSTC के थ्रू बिकती हैं। अच्छा, MSTC तो ये ऑनलाइन करता होगा ना? हाँ, ये सब ऑनलाइन होता है। कैसे होता है ये बता सकते हो कुछ? बिल्कुल, MSTC के लिए 11,800 रुपये की लगती है फीस 10 साल के लिए। ठीक है। तो आपका कार्ड बन जाएगा। उसके लिए चाहिए आपको एक GST नंबर जो मैंने बनवाया था। ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो गया आपका। फिर पूरी इंडिया में जहाँ भी ऑक्शन होंगी ना, आपको डेली मेल आ जाएगी कि भाई अगले 1 महीने में यहाँ ऑक्शन होने वाली हैं। तो उसमें एयरपोर्ट की ऑक्शन की भी आएगी, ये DHL सब आएंगी, आपकी कोई इंश्योरेंस कंपनी गाड़ियाँ बेच रही हैं वो आएंगी, आपका कोई पोर्ट पे ऑक्शन हो रही है वो आएगी। एक बार तो एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट पे भाई 1,000 एप्पल के आईफोन की ऑक्शन आई थी। अच्छा, हाँ, पूरा का पूरा लॉट जब्त किया था और उसकी प्री बिड EMD कम से कम नहीं तो 30 लाख रुपए थी। मतलब बिड लगाने से पहले 30 लाख रुपए जमा कराने। तो वो सब MSTC के थ्रू आती है। मतलब जो सारा वो एक ही बंदा को हो जाएगा? हाँ, जब लॉट में ऑक्शन आती है ना कि भाई MSTC फिर एक एक आइटम थोड़ी बेचती है, वो कहेगी भाई मेरे पास 500 एप्पल फोन का लॉट है, तो जिस हिसाब से लॉट पकड़ती है उसी हिसाब से लॉट बेचती है। अच्छा। हाँ, किसी का एक डब्बा पकड़ा तो अब जैसे एक डब्बे का ऑक्शन नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे करके 10-12 लोगों का एक लॉट बना लिया कि भैया इस लॉट में 40 आइटम है, वो खरीद। इसीलिए मैंने बोला ना, MSTC के लिए पैसा चाहिए, टाइम चाहिए। हाँ, इंडिविजुअल आदमी के बस की नहीं है। कोई कंपनी वही कर सकती है। हाँ।
अच्छा, ये जो मोस्टली जो सामान होता है ये सेकंड हैंड होता है या नया भी होता है? जो MSTC की ऑक्शन होती है ना, उसमें 99% नया सामान होता है। अच्छा, क्योंकि वो तो इम्पोर्ट होता है, कस्टम पकड़ता है उसको, कस्टम सेल करता है। बट उसमें कई बार पुराना सामान भी आ जाता है, किसी ने यूज किया हुआ है तो वो भेज रहा है अपने घर पे, उस तरीके से। कंटेनर जो होते हैं उसमें नया भी होता है, पुराना भी होता है। बट मोस्टली ये सामान जो एयरपोर्ट की ऑक्शन होती है उसमें नया होता है। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो इसका मतलब ये साले जानबूझकर रोकते हैं अपने उसके लिए? नहीं, जानबूझ के नहीं रोकते, लोग समझदार हैं, ज़्यादा चालाक बनते हैं। अब जैसे उन्होंने वहाँ से सामान भेजा, उसको कह रहे हैं ये यूज्ड है भाई लैपटॉप, ठीक है। अब यूज्ड पे कस्टम ड्यूटी कम लगती है, यूज्ड आइटम पे। अच्छा। अब वहाँ भेज दिया, एक डब्बे में लिख दिया लैपटॉप यूज्ड, अब उसमें 3 आइटम भर दिए। जब यहाँ आया कस्टम खोल के चेक कर लेती है। अच्छा, खोल के चेक करते हैं? हाँ, कस्टम के पास पूरे राइट हैं कि वो जो लिस्ट आई है इसमें ये आइटम है, तो कस्टम खोल के चेक कर भाई कोई गलत सामान तो नहीं है कुछ। तो कस्टम ने खोल के चेक कर लिया, उसने देख लिया अच्छा इसमें तो ये आइटम है। फिर कस्टम उस पर ड्यूटी लगाती है कि भाई तुमने झूठ बोला, पहली बात तो इसकी पेनल्टी। दूसरी बात, इसकी एक्चुअल ड्यूटी इतनी होनी चाहिए थी, आपने इतनी दी, तो अब पेनल्टी के साथ ही। तो कई बार क्या होता है, उस आइटम की जो कॉस्ट है, ड्यूटी उससे 3 गुना ज़्यादा हो जाती है। फिर लोग कहते हैं छोड़ दो, हमें ना चाहिए, तो वो वहीं पड़ा रहता है। फिर उसका ऑक्शन कर दिया। आपके ऑक्शन में मोस्टली कौन सी आइटम्स बिकती है? देखो मेरे क्योंकि मैं तो हूँ फ्रीलांसर, मेरे पास तो किसी की कोई क्या, मेरी घड़ियाँ हैं, लेकिन मैं डील अपनी कंडीशन पे करता हूँ। तो अभी जो मैं रिसेंटली बेच रहा हूँ, मेरे पास कपड़े हैं। कपड़े किस टाइप के? टी शर्ट वगैरह? टी शर्ट, कोट पैंट। भाई मैं 300-300 रुपये में कोट पैंट बेच देता हूँ, और वो भी 20-20 हज़ार रुपये वाले नए। तो यार हमें भी एक आध बार पहने हुए। हाँ, एक आध बार पहने हुए। आप ये नहीं कह सकते नए हैं कि पुराने। डिप्लोमेट। हाँ, ऐसे कपड़े बेच देता हूँ। शूज आते हैं मेरे पास, मैंने गुच्ची का शूज 55,000 रुपये का आता है, मैंने 500 रुपये में बेचा यूज, ठीक है। मेरे पास घड़ियाँ आ रखी है, देखो ये रही घड़ी। अब ये घड़ी मैंने पहन रखी है, तो मैं आपको बता रहा हूँ ना भाई, मैंने सेकंड हैंड लिया है। अगर मैं इसको पहने रखता तो आप मेरे को बोल देते भाई ये आपने सेकंड हैंड लिया घड़ी। कितने ये 1,20,000 रुपये की घड़ी है ये 1,20,000 की है? हाँ, सीको प्रोस्पेक्ट्स है भाई। प्रीमियर, सीको प्रीमियम। क्या है इस घड़ी में? भाई ब्रांड है, ब्रांड की वैल्यू होती है। अच्छा, ये घड़ी वैसे कितने की होगी? ये मैंने 17,000 रुपये की खरीदी है। अच्छा, आपने 17,000 खरीदा है? 1,20,000 का 17,000 में खरीदा? 17,000 रुपये में। अगर आप इसको अभी सेल करोगे कितने तक चला जाएगा ये? भाई अगर इसको मैं सेल करूँ ना, और जो इसको जानने वाला बायर है वो 25,000 भी दे देगा मेरे को इसके। क्योंकि ये 20 साल तक इस घड़ी का कुछ नहीं होना। सीको बहुत अच्छी मशीन बनाती है, मूवमेंट जैपनीज मूवमेंट होती है। और घड़ी ये मतलब ऐसे ही नहीं है कि ऐसी घड़ी है, बहुत अंदर इसके बहुत सिस्टम है, ऑटोमेटिक है। अच्छा जी, ओके। नहीं, दिखने के लग रहा है कि हाँ कुछ चीज़ है, क्वालिटी है। ओके। और ओरिजिनल की गारंटी होती है कि भाई ओरिजिनल है 100%। अच्छा, फेक नहीं है। आप जो देते हो आइटम, जो मैं घड़ी बेच रहा हूँ ना, ओरिजिनल बता के बेच रहा हूँ, तो आप कहीं भी जाके इसको चेक करा लो। अगर कोई वैसे भी कह देगा ना फेक है, और आप मेरे को बोलोगे, मैं आपसे सामान वापस 100% मनी बैक, क्वेश्चन भी नहीं करूँगा। अच्छा, सबसे महंगा आइटम कौन सा आया आज तक आपके पास? मैंने एक सिस्टम खरीदा था म्यूजिक का। अच्छा। उसकी कीमत थी तकरीबन 1.5 लाख रुपए। अच्छा। मैंने खरीदा MSC से वो 40,000 रुपये में। अच्छा, ठीक है। और मैंने वो बेचा 80,000 रुपये में। अच्छा, उसका अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे सस्ता आइटम कौन सा था? सबसे सस्ता आइटम मैंने खरीदा 100 रुपये में। अच्छा। और वो मैंने बेचा 10,000 में। ऐसा कैसा? वो एक गोल्फ का जो गोल्फ होता है ना, उसका सिमुलेटर था। अच्छा। तो उसको वो एक मशीन सी थी, उसके आगे अगर आप स्टिक ऐसे घुमाओगे तो वो उसकी पूरी स्पीड लेके आपके लैपटॉप में दिखाएगा कि आपने जो शॉट मारा है वो कितनी दूर तक पहुंचाएगा आपकी बॉल। तो वो डिवाइस एक दिन एक ऑक्शन हो रही थी ऐसी, वहां पे कोई ले ही नहीं रहा। वो बेचने वाला कह रहा भाई ले लो 100 रुपये 100 रुपये। मैंने कहा चल 100 ही रुपये की तो बात है, ला दे दे। मैंने खरीद लिया। अब मैंने घर आके ला के चेक करा, भाई वो चल रहा था। तो पहले तो कई दिन तक वो बिका नहीं, लेकिन फिर जब वो ये ना कि राइट बायर मिलेगा आपको पैसे दे के जाएगा। और फिर वो मैंने बेचा कहाँ, हैदराबाद। उस बंदे ने मेरे को पैसे पहले भेजे, फिर मैंने यहाँ से कोरियर करके उसको भेजा। और फिर उसने मेरे को बाद में फ़ोन करा, अगर कोई गोल्फ का आइटम आए तो फिर से बताना। तो ऐसे भी है, कई बार 100 रुपये की चीज़ 10,000। और भाई कई बार
आप 10,000 की खरीद के लाओ तो वो 100 रुपए की नहीं बिकती। अच्छा। 2 बार हुआ मेरे साथ। जैपनीज भाई बहुत चालाक भी होते हैं। जैपनीज ये लोग क्या करते हैं, ये अपने पुराने सामान का ना, जैसे हम लोग तो नया टीवी आया, डब्बा आया, फेंक दिया, भाई ये डब्बा उब्बा संभाल के रखते हैं। अब जब ऑक्शन में लोग जाते हैं ना, तो ये डब्बे में रखते हैं सामान। तो मेरे जैसा सोचता, अरे भाई नया का नया है, खरीद लिया, वहां खोल के भी नहीं देखते, भाई डब्बे में बंदा है, कोई दूसरा ना देख ले। भाई घर लाया, देखा, फूका हुआ निकला। कभी आपके ऑक्शन में कभी कोई व्हीकल वगैरह है, बाइक वगैरह, गाड़ी वगैरह कुछ ऐसी? एम्बेसी के ऑक्शन में गाड़ी आती हैं, और अच्छा। बड़ी बड़ी गाड़ी, पजेरो भी आती है, अच्छा, मर्सिडीज भी आती है। तो वो उसके लिए एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन है, वो कराओ, आप बिडिंग करो, खरीद सकते हो एम्बेसी से। बट उसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, वो सीडी नंबर होते हैं। तो जब भी वो गाड़ी आप खरीदोगे, आपको जितने के भी खरीदो उसके ऊपर तकरीबन गाड़ी की वैल्यू पे 8% आपको देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन का। अच्छा। तो वो आप अमाउंट लेके चलोगे। तो गाड़ी आती है, एम्बेसी में आती है। मैंने खुद एक बाइक खरीदी है अभी ऑक्शन से। ऑक्शन से? नई की नई, कौन सी? 200 किलोमीटर चली हुई सुजुकी 250 VX स्टॉर्म ली है। एक जैपनीज अपना आया हुआ था, वो उसने खरीदी, अपना जा रहा था अपने देश, वो बेच के गया। 1,85,000 में खरीदी मैंने, नई 200 किलोमीटर चली हुई बाइक। नई कितने की आ रही है ये? नई तकरीबन 230 के आसपास है। अच्छा, मतलब 40-45 हज़ार। और कितने 200 किलोमीटर चली हुई, और जनवरी 2025 का मॉडल। आपने कब खरीदा? मैं अभी 2 महीने पहले। अच्छा। हाँ। तो ऑक्शन में खरीदा आपने? हाँ मैंने ऑक्शन। तो कर दो उसकी नीलामी। हाँ कर दो, ले लो, बोलो। बताओ क्या दोगे? 1,85 में ले लो, और उसमें एसेसरी मिली है, वो मैं किसी और को देता नहीं अगर बेचता, लेकिन आपको एसेसरी भी साथ में फ्री में। यार ऑक्शन तो लगाओ, यहाँ पे करो, बोली लगाओ। चलो बेस प्राइस 1,85 ले लो। ये क्या है? ये थोड़ी भाई बेस प्राइस तो है। देखो बिडर का फोन भी आ रहा है, बोलो। हाँ जी बताओ कितना? 1,90? 1,90 की बिडा फोन ही नहीं उठाया है। उठाया नहीं है मैंने, देख लो बिडर का फोन है। ओके, इन्होंने भाई 1,80-85 में लिए ना? हाँ 1,85 में लिए। चलो ठीक है, हमें बताओ कितने में दे रहे हो? अरे 80 में दे देना, हटाओ, बात खत्म करो, लो पैसा, अकाउंट लाओ। 1,80 में ले लो यार तुम्हारे लिए, और बोलो। चलो बस ठीक है, लाओ अकाउंट दो। ऑक्शन में कभी कोई कैमरा या राइडिंग गियर वगैरह कुछ आता है हमारे मतलब का, कुछ ऐसा हो? हाँ ऑक्शन में राइडिंग गियर्स भी आते हैं। अभी पीछे टेंट भी आया था एक राइडिंग का। अच्छा। और राइडिंग शूज़ वगैरह भी आ जाते हैं, राइडिंग गियर भी आते हैं। राइडिंग की टूल किट आती हैं, वो स्पेशल टूल किट्स होते हैं ना, छोटी छोटी इम्पोर्टेड, जिसमें एलन की के सेट होते हैं, किसी में कुछ होता है, तो स्विस नाइफ वगैरह सब भी आते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होते हैं तो उसको कुछ वेरीफाई वगैरह करते हैं? देखो जब मैं अपनी ऑक्शन में सामान बेचता हूँ, मैं 100% जब सेटिस्फाई हो जाता हूँ कि भाई ये चल रहा है, चलने की गारंटी है, गारंटी के साथ देता हूँ। ना चल रहा हो तो भाई वापस, तो अच्छा। गारंटी देता हूँ। अच्छा, कोई एंटीक आइटम जो होता है तो उसका डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है, कैसे पहचान करते हो आप? देखो भाई एंटीक आइटम का डुप्लीकेट ओरिजिनल पहचान करना मुश्किल है, वो हर किसी के बस की बात नहीं है। जो जैसे वो जौहरी हीरे की पहचान जानता है, वैसी जो एंटीक के बारे में जानता है ना, वो कर सकते हैं। एंटीक में भाई बहुत फेकनेस चलती है, तो बड़ा मुश्किल है इसके बारे में। मेरे को तो आइडिया नहीं है, मैं तो बता देता हूँ भाई ये चीज़ है, अब आप अपने हिसाब से देख लो। अच्छा, इसमें जो आइटम्स होता है उसका वैल्यू डिसाइड करने का कोई फॉर्मूला होता है या बस अपने आप रैंडमली, हाँ भाई चलो इतने से स्टार्ट करो? देखो ये मार्केट वैल्यू डिसाइड करती है कि उस चीज़ की वैल्यू क्या है। कि अगर मान लीजिए एप्पल के फ़ोन की कीमत मार्केट में 1 लाख रुपए है, जो कि मार्केट में आम मिल रही है 1 लाख में, तो आप ऑक्शन में जाओगे तो आपको वो 1 लाख में नहीं खरीदना है, वो आपको 50,000 में मिल जाए, 60,000 में मिल जाए तो ही आप खरीदो, अदरवाइज नहीं। अच्छा, ऑक्शन में 2 तरीके के लोग आते हैं। एक होता है एंड यूजर, तो वो तो भाई 80 का भी खरीद ले तब भी उसको 20,000 रुपये बच गए। एक होता है रीसेलर, जो ऑक्शन से खरीद के फिर आगे रीसेल करता है, तो उसको तो भाई अपना मार्जिन लगा के ही रखना, तो वो 50-60 से ज़्यादा में नहीं खरीदेगा। तो 2 तरीके के लोग आते हैं। अच्छा, पेमेंट मिलने के बाद जब ऑनलाइन जो ऑक्शन करते हो तो कितने दिन के बाद डिलीवरी आप दे देते हो? भाई देखो मैं जनरली, जैसे कोई काम का प्रेशर ना हो तो मैं नेक्स्ट डे पोर्टर वालों को भेज देता हूँ, जो दिल्ली NCR के आसपास के हैं, जो दूर के हैं, दिल्ली से बाहर के हैं, तो उनको उससे अगले दिन डिलीवरी में लगा देता हूँ, तो 1-2 दिन लग जाते हैं भेजने में। अच्छा, आपके साथ कभी कोई रिफंड या कुछ ऐसा डिस्प्यूट वगैरह केस हुआ है कभी? कुछ डिस्प्यूट तो नहीं है, रिफंड के 1-2 केस हुए थे कि जैसे मैंने किसी को घड़ी भेजी, उसने किसी से चेक कराई तो उसने कहा भैया ये फेक लग रही है, मैंने कहा ठीक है भाई दे दो, उसने मेरे को घड़ी दी, मैंने उसको पेमेंट रिफंड कर दी। फिर उसी बंदे ने अगली ऑक्शनों में कम से कम 8 घड़ियाँ खरीद ली मेरे से। अच्छा। हाँ, और वही घड़ी
क्योंकि सेलर कह रहा है कि भाई मेरी घड़ी 200% ओरिजिनल है, लेकिन ठीक है किसी को नहीं जच रही, वो उसको लग रही है फेक है, तो ठीक है, फिर वही घड़ी मैंने बेची किसी और बंदे को, उसने खरीद ली, उसने आज तक कोई शिकायत नहीं की। तो ये कई बार हो जाता है। अच्छा, वैसे आपका ऑफिशियल कांटेक्ट कैसे होगा? व्हाट्सएप है, फ़ोन नंबर है, कोई वेबसाइट, यूट्यूब वगैरह? देखो मेरा जो ऑफिशियल कांटेक्ट वो यूट्यूब मेरा बाइकर हिंदुस्तानी, इंस्टाग्राम बाइकर हिंदुस्तानी। अच्छा, व्हाट्सअप नंबर मैं उनको देता हूँ जो सामान खरीद लेते हैं, नहीं तो अननेसेसरी ना लोग फ़ोन करके फिर तंग करते हैं। अच्छा। तो इसीलिए जैसे किसी ने सामान खरीद लिया तो भाई अब उसको तो डिटेल चाहिए ना, तो उसको मैं अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूँ वहीं लाइव पे ही। अच्छा। और फिर वो मेरे को मैसेज करके मैं फिर उससे कॉन्टैक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, आप जो बायर्स होते हैं उनको कोई जीएसटी बिल वगैरह देते हो? ये बायर्स जैसे एयरपोर्ट वाला सामान है, हम जीएसटी पे करके खरीदते हैं, तो हमारे पास तो पक्का बिल होता है उनका। अब आगे अगर हमें बिल देना है तो हमें अपनी कंपनी का बिल देना, वो बिल हम नहीं दे सकते क्योंकि हमने एक लॉट में से 50 आइटम तो आप अपनी साइड से हाँ, हम अपनी साइड से जीएसटी बिल देते हैं। कोई छोटा सेलर आपके साथ काम करना चाहे तो वो कैसे जुड़ सकता है? हाँ, हमारे साथ अब जुड़े हुए हैं छोटे सेलर, कांटेक्ट कर लें हमसे। कितने सेलर है आपके पास? अभी 6 हैं इस टाइम। वो आपको आइटम्स देते हैं और आप उनकी सेल करके उनसे कमीशन लेते हैं। हाँ। कैसे जुड़ सकते हैं? वो आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करें और वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेंगे मेरे से, और जैसे चाहे वो टेलीग्राम पे मैसेज डाल दें या इंस्टा पे डाल दें, कहीं भी मैसेज डाल देंगे, मैं फिर उनको नंबर दे देता हूँ, उनसे आइटम की फ़ोटो मंगा लेता हूँ, अगर रेट मंगा लेता हूँ। मेरे को लगता है कि हाँ भाई ठीक है, इसको बेचूंगा तो खरीदने वाले को भी फ़ायदा होगा और चीज़ जेन्युइन है, तो मैं फिर उनको जोड़ लेता हूँ अपने साथ। अच्छा, उनसे पहले आप आइटम मंगा के अपने पास रखते हो? नहीं, मैं ऐसा भी नहीं है कि मंगा के रखूँ, फ़ोटो मंगाता हूँ पहले। पहले मोस्टली यार मेरा काम ये है कि मैं इम्पोर्टेड आइटम बेचूँ। मैं इंडियन आइटम नहीं बेचना चाहता जो इंडिया में आम मिल रहा है। हाँ, तो मेरे को ये है कि इम्पोर्टेड बेचूँ, सस्ते रेट में बेचूँ, तो अगर उनके पास ऐसा कोई चीज़ होगी तो मैं बेचूँगा। अच्छा, नीलामी का जो सामान होता है वो सामान लेना सेफ है या रिस्की? आप ऑनेस्टली अपना ओपिनियन क्या है आपका? देखो भाई, नीलामी का सामान लेने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये नंबर 1 की चीज़ है। अच्छा। एक ऐसा नहीं है कि कहीं दुबक के हो रही है या छुपक के हो रही है। एक डिप्लोमेट यहाँ से जा रहा है, ठीक है, उसने अपना सामान बेचना है, एक इंटरमीडियरी उसकी हेल्प करके उसका सामान सेल करवा रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब नंबर 1 का काम है। आप फ्यूचर में जो अभी आप करते हैं तो इसको किस लेवल पे बढ़ता हुआ देख रहे हैं? देखो, जो मैं कर रहा हूँ ना काम, ये इंडिया से बाहर बहुत हो रहा है, ठीक, और इंडिया में भी कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन मैंने जब स्टार्ट किया है ना ये काम अभी 2-3 महीने पहले, हम लीडर हैं इसमें आज की डेट में। अब हमको कॉपी करके लोग कर रहे हैं लाइव ऑक्शन ऐसे करके, तो मैंने अपने चैनल के थ्रू इस तरीके से करना है कि हमें कोई टक्कर ही ना दे पाए यार। हम जितने रेट में चीज़ें दे देते हैं ना, हम लोगों को खुल के बोलते हैं कि आप पूरे इंडिया में कहीं से भी इतनी की चीज़ ला के दे देना, ओपन चैलेंज करके देते हैं। और इसीलिए हम जो हमारा सेलर है या जो डीलर है ना, जो हमसे कनेक्ट है, हम डीलर बड़ा सिलेक्ट करके लेते हैं। अच्छा। हाँ, वो कहेगा मेरे को इतने में बेचनी है, हम उसकी टर्म पे काम नहीं करते। हम कहते हैं भाई इतने में तो सभी दे रहे हैं, हमारे बायर को इससे कम में चाहिए, तो हम उस तरीके से बेचते हैं। अच्छा, आपके पास कभी कुछ यूनिक आइटम आया है जो थोड़ा बहुत ही बिल्कुल ही अलग हो? यार देखो, जैसे हमारा तो इंडियन कल्चर है। हाँ। अब जो ये वेस्टर्न कल्चर के लोग होते हैं, रशियन होते हैं या अमेरिकन होते हैं, कुछ टर्किश फैमिलीज होती हैं भाई, कभी कभी अब जैसे एक लेडी थी, टर्किश लेडी, उसने हमारे यहाँ तो भाई बच्चों को दूध पिलाते हैं सीधा, उसके बाद मशीन थी दूध निकालने वाली, फिर बोतल में भर के बच्चों को पिलाने वाली, वो उस मशीन को भी बेच के गई है यहाँ पे। तो फिर ऐसा भी होता है? हाँ भाई, अब खरीदे कौन, शर्म के मारे खरीदे कौन, क्योंकि उसका बायर कहाँ से ढूंढोगे आप? भाई यहाँ इंडिया में थोड़ी मशीन चलती है। तो आपने ले लिया? नहीं, मैं तो नहीं मैं के लूंगा। मैंने वहाँ देखा उस दिन ऑक्शन में, बट उसकी बिड आई नहीं शायद। अब बिड आएगी, वो आइटम है 30-40 हज़ार रुपये का। अच्छा। अब लोग 2,000 रुपये की बिड लगा रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेट ज़रूरत नहीं है ना उसको किसी की, तो इसीलिए वो सोचा चल 2,000 में खरीद लूँ, फिर कोई बायर ढूंढ लूँगा। तो बहुत ऐसी ऐसी चीज़ आती हैं, मतलब भाई मिट्टी तक बिकती है। अच्छा, आपकी नीलामी में वो सेक्स टॉय वगैरह भी आते हैं क्या?
वो जो फोनर्स तो बड़े यूज करते हैं इनका। नहीं, वो वहाँ तो नहीं आते, ओपनली तो नहीं बिकते, बट वैसे आज आते हैं सब। अच्छा, कभी कुछ ऐसी चीजें आई है जो थोड़ा सा हॉरर हो? आने को तो बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं, जैसे ये अफ्रीका के जादू, ब्लैक जादू, इस टाइप की चीजें नहीं होती, ब्लैक मैजिक वाले। तो क्योंकि हर तरीके का आदमी होता है, ये भी होते हैं, निग्रो भी होते हैं, इनकी भी, ये भी। तो ऑक्शन में भाई जो आपने जिंदगी में सोचा नहीं वो कुछ भी आ सकता है ऑक्शन में, ऐसी होती है ऑक्शन। अच्छा, अब जरा हमें उन लोगों के लिए कुछ टिप्स वगैरह दीजिए जो ऑक्शन में एंट्री लेना चाहते हैं अपना। तो सबसे पहली बात यह है कि पहली बार ऑक्शन ज्वाइन करने वाले बायर्स को आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? भाई देखो, जो पहली बार ऑक्शन में जा रहा ना, उनके लिए बिल्कुल सिंपल सी एडवाइस है। पहले दिन सिर्फ जाओ, देखो, ऑब्जर्व करो, बिल्कुल कूदने की जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, कभी जिंदगी में ये मत सोचना कि ये भाई मेरी लास्ट ऑक्शन है। डेली ऑक्शन होती है, तो पहले तो तुम भाई सीख लो कि जो पुराने लोग हैं वो कैसे बिडिंग कर रहे हैं, कैसे खरीदना। मत कूदो भाई, कूद जाओगे तो लुटोगे, डूब जाओगे, बर्बाद। अच्छा। तो भाई, और दूसरी, बिजनेस अगर आप चाह रहे हो कि मैं इस ऑक्शन को एज ए बिजनेस करूं, तो भाई बिजनेस करने से पहले आपको कम से कम 1 महीने ऑक्शन को देखना पड़ेगा। अगर आप एंड यूजर हो तो भाई 1-2 दिन देखो और फिर उसके बाद अपने लिए जो भी सामान खरीदना खरीद लो। लेकिन सिंपल फार्मूला रखना, जिस चीज़ की कीमत बाजार में 10 रुपये है तो वो ऑक्शन में आपको 3 से 4 रुपये में मिल रही है तो लेना भाई, उससे ज़्यादा में मत लेना। क्योंकि वो लोग ऑक्शन करके चले जाते हैं, आप घर से बाहर आपने कदम रखा, वो आपकी कोई गारंटी वारंटी नहीं है कि वो चीज़ चले ना चले, कुछ भी हो, कुछ नहीं है। तो रिस्क पे लेना, तो जितने का रिस्क ले सको उतने का लेना। बिडिंग करते वक्त सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो क्या है? बिडिंग करते समय जो गलती है भाई वो है उतावलापन, जल्दबाजी। मेरा तो ये मानना है कि आप ऑक्शन में गए हो तो वहाँ एक आइटम तो है नहीं कि एक बिक्री है, वहाँ 50 आइटम बिकेंगी। पहले देखो कि जो पुराने लोग आए हुए हैं, जो एक्सपीरियंस है, वो किस तरीके से बिडिंग कर रहे हैं। एकदम से मत कूद जाओ कि भाई ये तो निकल जाएगा फिर नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। कई बार जो अगर डीलर खरीद रहा है ना, डीलर ने आप वहाँ खरीद लिया 2000 रुपये का, तो आप डीलर से ही खरीदोगे, वो 200-300 रुपये ऊपर दे के आपको दे देगा, वो तब आपको सस्ता पड़ जाएगा। अगर आप डीलर के सामने बिडिंग करने लग गए ना, तो भाई डीलर आपको रगड़ के ले जाएगा 3-4 हज़ार रुपये तक, जो चीज़ आप 2200 में ले सकते थे। अच्छा, ओके। तो गाइस बस इतना कहना है कि ज़िंदगी भी एक ऑक्शन है, जो समझा उसने जीत लिया, जो भिड़ गया बिना सोचे उसने सब कुछ हार दिया। तो कमाल का एपिसोड था सर, आपके साथ बड़ा ही मज़ा आया। एक तरफ स्पीति वैली का एडवेंचर और एक तरफ दूसरी तरफ ऑक्शन का जो एक अलग ही थ्रिल था, दोनों का जो कॉम्बो था बहुत ज़बरदस्त था। और आज हमने एक रियल ऑक्शनरी से मिले और उनसे बातचीत करी। फर्स्ट टाइम था हमारा, हमें लिटरली कुछ नहीं पता था, और जो भी बातचीत हुई है सारी की सारी एक रियलिटी बेस पे कि एक्चुअल में होता है क्या क्या और कैसे कैसे होता है, राइट? ऐसे ही बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो कुछ कहना चाहोगे लास्ट में कुछ? अगर जैसे कोई ऑक्शन में इंटरेस्ट रखता है तो पहले तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा, भाई मेरे चैनल पे आके देख लो, ऑक्शन कुछ ना कुछ सिमिलर वैसे ही होती है और बाकी जानकारी मैं देता हूँ। एक बार और बता दो। तो सर का जो चैनल है वो है बाइकर हिंदुस्तानी, और इंस्टाग्राम भी सेम नेम से ही बाइकर हिंदुस्तानी, और यूट्यूब पे मैं डेली रात को 9 बजे ऑक्शन करता हूँ। तो बाइकर हिंदुस्तानी प्रेम कुमार आप देखोगे तो आ जाएगा, और आप एक बार देखो, ज्वाइन करके देखो कि कैसे ऑक्शन चल रही है, वहाँ देखो, और फिर आपको वो ये बताऊंगा रियल ऑक्शंस कहाँ हो रही हैं ऑफलाइन, आप जाओ वहाँ पे देखो और कर सकते हो बिडिंग। तो दोस्तों, अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट नए दोस्तों के साथ और नए अपने गेस्ट के साथ। राइड हो या ऑक्शन, असली मजा जब आता है जब दिल से किया। मैं हूँ आयान, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए राइड सेफ और बिड स्मार्ट। ओके।